जय हिंद दोस्तों, खमा घनीसा, राम राम साहब। आज 30 मार्च है। आज उस शौर्य, उस त्याग और उस रंगीले एहसास का जन्मदिन है जिसे दुनिया राजस्थान के नाम से जानती है। कहते हैं दुनिया के नक्शे पर राजस्थान एक राज्य नहीं बल्कि एक जज्बा है। यह वह मिट्टी है जहां पत्थर भी इतिहास बोलते हैं और हवाओं में भी वीर गाथाओं की गूंज रहती है। हमें गर्व है अपने राजस्थानी पहचान पे। आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ एक युवा रचनाकार जुड़े हुए हैं जो कलम के साथ साथ अपने परंपरा में भी धनी हैं। नागौर के झोड़ा गांव के माटी में उपजे न्याय विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जोधपुर आकाशवाणी की एक जानी मानी आवाज हैं, श्री सत्येंद्र जी झोड़ा साहब। सत्येंद्र जी, आप विज्ञान स्नातक हैं, बीएड कर चुके हैं और फिर एमए साहित्य की तरफ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां साहित्य संस्कार जो है वो गुटकी की तरफ पिलाई जाती है। तो आप अपने जो ये साहित्य की यात्रा है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ऋषिकेश भाई साहब, चारणों के लिए साहित्य गुटके में ही नहीं है, चारणों के साहित्य डीएनए में समा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यदि आप ब्लड की भी जांच करोगे तो उसमें साहित्य पॉजिटिव आएगा। हमारे बी या ए बी सी डी वो वाला सिस्टम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहित्य हमारे चारणों का एक शौक रहा है शुरू से, हजारों सालों से। और दूसरी बात, यदि आपने गुटकी की बात की तो यह है कि मेरे खुद के परिवार में कई पीढ़ियों में अच्छे अच्छे साहित्यकार रहे हैं। आपने कवि कानदान जी कल्पित यदि नाम सुना हो तो राजस्थानी भाषा के मंचीय कविता के वो जब सोशल मीडिया समाज में नहीं था उस समय उनकी जो ख्याति थी, आज देश में जहाँ पे भी, चाहे आप आसाम जाओ या चेन्नई चले जाओ, जहाँ जहाँ मारवाड़ी समुदाय रहता है वहाँ कवि कानदान कल्पित के फैन आपको मिलेंगे। बिल्कुल। और कवि प्रहलाद सिंह जोरड़ा जो मेरे अंकल हैं वो भी आज राजस्थानी साहित्य के नामचीन कवि हैं। मंचीय कविता में उनका बड़ा नाम है। और अभी 2025 का बाल साहित्य अकादमी का, केंद्रीय साहित्य अकादमी का उन्हें पुरस्कार मिला। और फिर उन्हें जब देखता हूँ तो मुझे भी साहित्य लिखने का, पढ़ने का एक शौक बैठ गया। और यही आप कह सकते हैं कि साहित्य हमारे गुटकी में है। गुटकी में है। और एक पुरस्कार तो अभी अभी हाल फिलहाल में आपको मिला है, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को। सेणला राय सेवा संस्थान है, जुडिया गांव है बालेसर के पास में। हाँ सर। वहाँ पे देवीदान जी तोलेसर स्मृति साहित्य साधना पुरस्कार जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। हाँ। जो देवीदान जी के पुत्र हैं नारायण सिंह जी तोलेसर, वो अपने पिता की स्मृति में वो साहित्य पुरस्कार हर साल देते हैं उस सेणला राय जयंती समारोह में। तो इस बार मेरा सेणला राय की कृपा से सौभाग्य रहा कि वो पुरस्कार उन्होंने मुझे प्रदान किया। इसे तो मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत बधाई आपका कविवाणी की तरफ से। वो सर, आपकी अपनी पुस्तक है सर जो अभी प्रकाशित हुई है, हित भरोसों रे। सिर्फ प्रेम और श्रृंगार नहीं है बल्कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, इन सब की इसमें चर्चा की गई है। तो इस पुस्तक के बारे में। पहले पुस्तक लिखने का विचार मेरा कभी रहा नहीं था। शुरुआती दिनों में जब 2017-18 में जब मैंने 12th पास की थी 2016 में, उसके बाद में शुरू में तो साहित्य के जो ग्रुप वगैरह थे व्हाट्सएप वगैरह, उनमें साहित्य कोई कविताएं छंद वगैरह जो आते थे मैं पढ़ने का शौक रखता था। हाँ। फिर धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगा तो मैंने लिखने का प्रयास किया। तो एक बार क्या है कि मैंने अपने गाँव के ऊपर एक छंद, त्रिभंगी छंद होता है, एक संस्कृत का छंद है त्रिभंगी, जो हिंदी और राजस्थानी में भी काम आता है। हाँ। तो मैंने उस त्रिभंगी छंद की लय के अंदर, जिसमें वो 10, 8, 8 और 6 ऐसे मात्राएं होती है। अच्छा। उस समय मुझे पता नहीं था कि ऐसे मात्राओं का कोई पैटर्न नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ। बाद में पता चला कि 10, 8, 8 छामम चहु विश्रामम छंद सुनामम त्रिभंगी, कि त्रिभंगी वो छंद है जिसमें 10, 8, 8 और 6 ऐसे 4 टुकड़ों में एक पंक्ति मात्राएं होती है। हाँ। मैंने तो वो लय पकड़ी, उस लय के हिसाब से अपने गाँव के ऊपर गाँव जोरड़ो मतवाड़ो करके एक छंद लिख दिया। अच्छा। और घनश्याम सिंह जी किन्या हमारे राजस्थानी के एक अच्छे कवि हैं, सिक्कर उडील निवासी। तो मैंने उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। मैंने कहा सर कैसा है, पढ़िए। तो बोले कि अच्छा है पर मात्राएं गड़बड़ है। अब वो नया नया था, मैं भी 12वीं पास गया हुआ। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं मात्राएं गड़बड़ है, मैंने तो एकदम बराबर लगाई है। हाँ। बोले कि नहीं इसमें गड़बड़ है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको मात्रा गणना आती है? मैंने कहा आती है। तो बोले कोई शब्द दिया, बोले इसमें बताओ कितनी मात्रा है। हाँ। मैंने 4 या 5 ऊपर नीचे बता दी। बोले नहीं आपको नहीं आती है। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि ये ऐसा पैटर्न है, मात्राएं ऐसे गणना होती है। तो घनश्याम सिंह जी किन्या मेरे पहले साहित्य गुरु सिद्ध हुए वहाँ पे। फिर उन्होंने जब मुझे वो सारा पैटर्न सिखाया तो फिर मैंने छंद लिखने शुरू किए। और मैंने दोहा, चौपाइयाँ और विभिन्न जो डिंगल आपने यदि नाम सुना? डिंगल, हाँ सर। उस डिंगल के रैण की, त्रिकोणवंत, विभिन्न तरह के मैंने छंद लिखे। अच्छा। उसके बाद जब मैं
आधुनिक राजस्थानी साहित्य मैंने पढ़ना शुरू किया सोशल मीडिया और तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पर। डॉक्टर अर्जुन देव जी चारण और जो डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी और बड़े कवि है, तो उनका जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि वो छंद तो नहीं है, पर आधुनिक साहित्य ऊपर वो छंद के जैसे एक फिक्स लय में लिखा जाता है, तो उसमें मात्राओं का बोझ नहीं होता है, मात्राओं की बाध्यता नहीं होती। तो मैंने उनको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये भी एक अच्छी चीज है, सीखने लायक। मैंने उसमें भी लिख के प्रयास किया अपना। तो फिर वो वहां से मेरी मुक्त छंद की यात्रा शुरू हुई और मैंने मुक्त छंद कविताएं लिखना शुरू किया। और ऐसे ही फिर मुक्त छंद कविताओं का ये जो भीत भरोसे रही मेरा पहला कविता संग्रह है, वो मुक्त छंद राजस्थानी कविताओं का संग्रह है, जिसमें आपको वर्तमान मुद्दों से लेकर राजस्थान की जो विभिन्न तरह की संस्कृति है उसके विषय पर मैंने अपनी कलम को आजमाया है। बिल्कुल, आप पढ़िएगा जरूर। बिल्कुल। के आधुनिक युग में राजस्थान की जो परंपरा है, यहाँ का कल्चर है, इसको स्थायी रखने के लिए, जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसको मान रहे हैं? राजस्थान ही नहीं अपितु कोई भी राज्य या प्रदेश आप जिसे भी समझे या किसी आंचल विशेष की बात करें तो उसकी कला संस्कृति को जीवित रखने का सबसे पहला जो प्रयास होना चाहिए वो होना चाहिए उसकी स्थानीय भाषा। तो स्थानीय भाषा यदि खत्म हो जाती है तो उसके साथ उसकी कला संस्कृति साहित्य सब कुछ समा जाता है और एक पूरा समाज जो है वो गर्क में चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो स्थानीय भाषा है वो हर व्यक्ति की मातृभाषा होती है, चाहे हम बाहरी भाषाएं कितनी भी सीख लें, पर जो हमारी मातृभाषा है वो बहुत ही आवश्यक है और उसको बचाए रखना स्थानीय संस्कृति को अपने आप बचाया जा सकता है। लेकिन जो अपना अष्टम अनुसूची है उसमें राजस्थानी भाषा का जो अभी तक मतलब मान्यता नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या कवि के रूप में आपका कोई प्रयास? पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी यदि हमारी मातृभाषा राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं मिला है तो हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एक 8-10 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य की जो है जुबान उस पर ताला लगाया गया है, जो बड़ी दुखद बात है। राजस्थानी को मान्यता नहीं मिलने का कारण ये भी है कि हमारे जो नेता है वो खुद ही प्रयास नहीं करते। मैंने लिखा था कि राजस्थानी चहे मान एक सदी हुई हाण जान बूझ नेता मरु भाषा ने लजावना। ये जानबूझ के इस भाषा को साइड में दरकिनार कर रहे हैं। राजस्थानी चहे मान एक सदी हुई हाण जान बूझ नेता मरु भाषा ने लजावना। 10 बैठा राज्यसभा 200 विधानसभा पूरा 25 नित लोकसभा जावना। 10 तो राज्यसभा में सांसद अपने 25 लोकसभा में और 200 विधानसभा में जाते हैं। राजस्थानी चहे मान एक सदी हुई हाण जान बूझ नेता मरु भाषा ने लजावना। 10 बैठा राज्यसभा 200 विधानसभा पूरा 25 नित लोकसभा जावना। और जोधपुरी पैर कोट बंद गले का कोट पहन के आते हैं वोट लेने के लिए। जोधपुरी पैर कोट मायड में मांगे वोट देवणो ऐसा वोट देवणो इस तरह आते हैं और उसके बाद में भाषा को भुला देते हैं। जोधपुरी पैर कोट मायड में मांगे वोट चोट करे जीत ताही गीत हिंदी गावना। और राजस्थानी युवा रोजगार ने तरस रिया नौकरियां पावत है परदेशी पावना। राजस्थानी युवा तो नौकरियों की तलाश में है, पर चूंकि यहाँ पे एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर राजस्थानी का वेटेज है तो पूरा भारत का हिंदी बेल्ट है वो यहाँ सम्मिलित होता है। तो यहाँ के स्थानीय युवा तो रोजगार के लिए तरसते ही रह रहे हैं। तो ये मैंने राजस्थानी में जो नेता हमारे कुछ काम नहीं कर रहे हैं भाषा के प्रति, इसके लिए मैंने लिखा था। बाकी राजस्थानी भाषा की जो वर्तमान दशा है उसका वर्णन करते हुए मैंने एक राजस्थानी में कविता लिखी थी कि जिणरा कंठ सदा मोस्या सरकारा देवे झांसा है। संवैधानिक दर्जो तरस रही आ राजस्थानी भाषा है। कि जिण बखत जब देश आजाद हुआ, जिण बखत देश आजाद हुयो भाषा में सारी लड़गी ही। हिंदी ने मान दिरावण री जद बात बीच में अड़गी ही। कड़की तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम आडी उबी ही। हिंदी रो मन में लिया हेत भारत मां चिंता डूबी ही। दिखना दी बोलियां ताके ही जद हिंदी अंश मिटावण ने। नानकड़ी हिंदी अर्ज करी मायड सु प्राण बचावण ने। उन बखत जीव रे दे ताड़ो कुर्बान करी निज आशा है। और हिंदी ने राखण आप मिटी आ राजस्थानी भाषा है। और राजस्थानी की जब मान्यता की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि कौन सी राजस्थानी, बोलते हैं कि मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है। जबकि क्या है कि संसार की जितनी भी भाषा है ना, हर भाषा के अंदर बोलियां होती है, चाहे अमेरिकन हो या गुजराती ले लो या पंजाबी, हर भाषा की अपनी बोलियां होती है। तब मैंने इस पे लिखा ताकि लोगों को एक पंक्तियों के माध्यम से क्लियर हो जाए कि राजस्थानी कौन सी है। कि श्री लालदास जी मेवाती ढूंढाड़ी दादू दाखी है। श्री लालदास जी मेवाती ढूंढाड़ी दादू दाखी है। वागड़री मीरा ही गवरी मां लिखी वागड़ी साखी है।
कवि सूर्यमल्ल हाड़ोती में साहित्रो सूरो बाज्यो हो, ई मारवाड़ी सु चहुकूंटा डिंगलरो डंको गाज्यो हो, इण माए सेखाटी सोरम है, इण माए वागड़ी बल खाती, इण माए प्रताप रे हेले सु मेवाड़ी भीली मदमाती, जिण भांत जगत से भाषा में उपबोलियां उपभाषा है, उन भांत बोलियां सु समृद्ध राजस्थानी भाषा है, उन भांत बोलियां सु समृद्ध राजस्थानी भाषा है। ये मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि इसकी लिपि नहीं है, बोले इसको तो देवनागरी में लिखा जा रहा है, तो देवनागरी में तो मराठी को भी लिखा जा रहा है, बहुत सारी भाषाएं कैसे, बहुत सारी लिखा जा रहा है। लिपि तो कोई भी हो सकती है, लिपि भाषा होने के लिए लिपि की बाध्यता कभी नहीं हो सकती। तो मैंने लिखा कि जे इणरीनी लिपि है तद कांकर ग्रंथ रचोड़ा है। राजस्थानी में 2.5 लाख से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ पांडुलिपियां धूल फांक रही है, भंडार भरे पड़े हैं कि जे इणरीनी लिपि है तद कांकर ग्रंथ रचोड़ा है, किणमाय हो तो पत्रचार किणमा ही लेख हुद्योड़ा है। देवनागरी तो अभी अपनाई है, पहले हमारे मुड़िया और महाजनी यहाँ पे लिपियां थी। अच्छा। राजस्थानी में जिनमें राजा महाराजाओं के राजकाज होते थे, पत्राचार होता था, सारी पांडुलिपियां बहियां सब कुछ है। अच्छा। तो लिपि नहीं थी तो वो कैसे करते थे? सही बात है। जयणरीनी लिपि है तद कांकर ग्रंथ रचोड़ा है, किणमाय हो तो पत्रचार किणमा ही लेख खुद्योड़ा है, किणमाय होवती ही संधियां किणमा ही सनद जागीरा ही, किणमा ही लिखता संतवाणी किणमा ही लिखती मीरा ही, किणमाय राजरा परवाना किणमाय राजरो हो लेखो, किणमाय कचेड़िया न्याव कियो ओ कूप मंडूका थे देखो, इन देवनागरी सु पहला जिन माही मंडिया रास्ता है, मुड़िया और माजनी लिपि में आ राजस्थानी भाषा है। लोगों ने कहा कि बात तो सही है आपकी। तो मैंने लोगों को कहा कि और भी नहीं, अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है कविता, अभी आगे सुनो आप। जो हिंदी में आप हिंदी साहित्य की आप किताबों में जो पढ़ रहे हो आप साहित्य, वो खुद राजस्थानी का है। राजस्थानी साहित्य को हिंदी साहित्य की बोली बता के राजस्थानी साहित्य को हिंदी में पढ़ा दिया, मीराबाई को और सबको पढ़ा दिया। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी राजस्थानी रचनाएं हिंदी में ले जाके रख दी गई कि रचनावा ले गया गोरखरी आदि सु थे तो आके ही, हिंदी का पूरा आदिकाल राजस्थानी साहित्य ले गया। रचनावा ले गया गोरखरी आदि सु थे तो आखी ही, रासो भी ले गया हिंदी में जो राजस्थानी साखी ही, ते ले गया कुलपति वृंद ग्वाल रेदास और आसाहित ने, मीरा दादू और पयहारी जैनारे सगड़े साहित्य ने, जान कवि और सुंदरदास भी खुश कियो है घण खेलो, ते ले गया सुरती प्रताप शाही अट छापी किसनो अलबेलो, ए हिंदी रा आधार सभी जितना भी साहित्य रासा है, वहाँ ग्रंथा मां ही छंद कहे आ राजस्थानी भाषा है, वहाँ ग्रंथा मां ही छंद कहे आ राजस्थानी भाषा है। सही प्रमाण दिया। तो लोगों ने कहा कि आप तो हिंदी के विरोधी हो। मैंने कहा हम हिंदी के विरोधी नहीं है, तो राष्ट्रभाषा है अपना। मैंने कहा अब इसका भी जवाब देना पड़ेगा। मेरे कविता में अब बंद आगे से बढ़ने पड़ रहे, लगातार लोग सवाल दाग रहे। मैंने कहा मैं नहीं विरोधी हिंदी रा, हिंदी भारतरी बिंदी है, मैं चाहवा हिंदी उत पुगे जित अब लग राज अहिंदी है। हम तो ये चाहते हैं हिंदी वहां तक पहुंच जाए जहां हिंदी अब तक नहीं पहुंची है, पर हम हिंदी के विरोधी नहीं है। आप ये मत समझो कि अपनी बात रखना, अपनी भाषा के लिए लड़ना, दूसरी भाषा का विरोध करना थोड़ी है। मैं नहीं विरोधी हिंदी रा, हिंदी भारत री बिंदी है, मैं चाहवा हिंदी उत पुगे जित अबलग राज अहिंदी है, हिंदी सु माने घणो हित मासी है हिंदी मतवाड़ी। हिंदी हमारी मौसी है, राजस्थानी माँ है। माँ की बात रखना, मौसी से दुश्मनी थोड़ी है। नहीं। मैं नहीं विरोधी हिंदी रा, हिंदी भारत री बिंदी है, मैं चाहवा हिंदी उत पुगे जित अबलग राज अहिंदी है, हिंदी सु माने घणो हित मासी है हिंदी मतवाड़ी, पण मायड़ ने मैं किम भूला आ भाषा मारी अंक पाड़ी, जे मान करा में मायड़ रो मासी क्यों हुए उदासी है, माता तो मासी सु बढ़कर सम्मान तणी अभिलाषी है, अब सार लेवसी बैनडरी मासी सु आही आशा है। अब मासी से आशा है कि बहन का सार संभाल करे। अब सार लेवसी बैनडरी मासी सु आही आशा है, हिंदी रो हर पल मान कियो आ राजस्थानी भाषा है, हिंदी रो हर पल मान कियो आ राजस्थानी भाषा है। और राजस्थान की जो वर्तमान राजस्थानी भाषा की दुर्दशा है, अंतिम बंद उस पे लिखा मैंने कि आ तरसे है आजादी सु पण राज मानता नी देवे, आ तरसे है आजादी सु पण राज मानता नी देवे, इन री ही धरती इन माथे अब शपथ समारोह नी रहे। राजस्थान का विधायक राजस्थान की विधानसभा में राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ले सकता, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है। आतर से है आजादी सु पण राज मानता नी देवे, इन री ही धरती इन माथे अब शपथ समारोह नी रेवे, इन माए छपेनी पोत्या है अखबार छपेनी इन माही, अब गिण्या चुण्या ही लेखक है बे लिखसी साहित्य कद ताई, इन माए पढ़ाया नी हुए योजना सरकारी, आ एक सदी सु दुख झेलिया पण आज बुढ़ापा में हारी, अब काच छाई, काच कहते हैं मोतिया बिंद को, अब काच छाई गयो आंख्या में और दिखे न एको आशा है, माचो झालियोड़ी मरणासन आ राजस्थानी भाषा है,
माचो झालियोड़ी मरणासन राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी व्यंजनों का एक अलग ही जलवा है, केर सांगरिया हो गया, दाल बाटी। तो आपको क्या लगता है कि जो भविष्य में जो अभी नए जनरेशन है वो अपने थाली में इसको स्थान दे पाएंगे? मैंने एक बार एक दोहा लिखा था हाँ कि राजस्थान में किस किस तरह की सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह जो मिलते हैं, हाँ तो उसमें मैंने लिखा था कि सागा, फोपड़, सांगरी, काचर, कुमट, कैर, मुर्दर, फल, मतीरिया, खोका, पिल्लू, बेर। मतलब खोका, पिल्लू और बेर तो जो है अपने राजस्थान के फ्रूट हैं, फ्रूट्स हैं, और बिल्कुल। फोपड़िया, सांगरी, केर, कुमटिया ये अपने यहाँ की सब्जियां हैं। हाँ सर। और अभी वर्तमान में यदि आप पिछले 10 दिन पहले की बात करें तो शीतला अष्टमी जो हमारे जोधपुर में मनाई, बिल्कुल उसमें सर। हमने पंचकूटे की सब्जी खाई पंचकूटे की होगी। सब्जी खाई, हाँ सर। आप जान के आश्चर्य करेंगे ये एकमात्र अभी जो सब्जी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है अपने राजस्थान में। बिल्कुल। बाकी आप बाहर से जाए पत्ता गोभी या जो भी कुछ तरह भी की लाए। सब्जियां लाए सब में मिलावट है, केमिकल है। बिल्कुल। अभी तक हमारे जो देसी सब्जियां हैं वो अभी मिलावट से बची हुई है। हाँ। उसी कारण से ये बहुत महंगी है, क्योंकि हाँ। एक तो आजकल खेजड़ी में भी तरह तरह के रोग आ गए जिस वजह से, और दूसरा गाँव में लोगों ने रहना कम कर दिया, शहर में बढ़ गया। पहले तो क्या होता था कि गाँव में खेजड़ी जिसके खेत में है तो वो खुद यदि नहीं उतार सकता सांगरियां उससे, तो वो अपने किसी गांव के किसान को कहता है कि तू उतार ले, आधी तू रख ला आधी मैं। तो वो ऐसे इस हिस्से के तौर पे उतार के सांगरी इकट्ठी करते थे, अपने रिश्तेदारों को भेजते भी थे। हमारे जैसे अभी भी गाँव से फ्री में परिवार वाले सांगरियां भेज देते हैं, तो हमें बाहर से 2000 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो जो भी भाव है उसके हिसाब से खरीदने की नहीं है। पर यदि इसी तरह भाव महंगे रहेंगे तो एक तरफ तो ऐसा लगता है कि आमजन इसको नहीं खरीद पाएगा, पर दूसरी तरफ जैसे वर्तमान में ये काजरी वगैरह है, इन्होंने जो थार शोभा नाम की खेजड़ियां विकसित की है, बिल्कुल बिल्कुल। वो यदि अपन घर के बगीचों में भी लगा लगाएं सकते हैं, तो छोटे साइज का वो हाँ। 10-15 किलो सांगरी दे सकता है। हाँ। और ये हमारे लिए किसी मिलावट के बिना अच्छी सब्जी है, और हाँ। प्याज के साथ बड़ी स्वादिष्ट बनती है दही डाल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अपन को इसको बचाए रखना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी तक इसे पहुंचाना चाहिए। फिर अब अगली पीढ़ी का स्वाद है वो कैसा पसंद करती है। हाँ, तो राजस्थान में ऐसा कौन सा शहर है जहां बार बार जाना पसंद करेंगे? राजस्थान में वैसे तो सारे जो शहर हैं वो एक से एक सुंदर हैं। बिल्कुल हाँ। और मेरा गृह जिला नागौर है, लेकिन उसके बाद मैं रहता जोधपुर में, तो पहली प्राथमिकता तो मेरी नागौर होना चाहिए। हाँ, पर नागौर में ये दुर्भाग्य है कि ऐसा घूमने लायक और ज्यादा पर्यटन स्थल नागौर में है नहीं। हाँ। और मैंने बीएड जो की थी वो मैंने उदयपुर से की थी, और उदयपुर झीलों की नगरी बहुत सुंदर शहर है। बिल्कुल। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरी अभी मार्कशीट वहाँ बाकी पड़ी है लाने। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ इसी बहाने चला जाऊँ, एक बार घूम के वापस आ जाऊँ। उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है और मेरा बार बार मन करता है जाने का। बिल्कुल। राजस्थानी होने के नाते ऐसी कौन सी बात है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे पहली बात ऐसी क्या है जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है? सीना गर्व से चौड़ा होने की वैसे तो राजस्थान की मतलब बहुत बातें हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि दीधा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष जिन दिन सिरजी मरुधरा सोनी नवायो शीस। मतलब जिस दिन इस मरुधरा को बनाया गया था तो उस दिन भगवान ने खुद ने इसको आशीष दी थी। हाँ। तो इसमें इतनी खूबियां हैं जिसकी कोई पार ही नहीं है। हाँ। पर जो पहली बात आपने पूछी है कि राजस्थान के लिए, तो मैं राजस्थान की जो अपनायत है, मतलब किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए हर पल अपन तत्पर रहते हैं यहाँ के लोग। हाँ। वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। अपन दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ इतना नहीं मिलता है, पर राजस्थान में खासकर अभी भी, और पश्चिमी राजस्थान में और भी अधिक ये अभी परंपरा अपने अपनायत वाली जो कल्चर है वो चल रही है। सर, राजस्थान तो वैसे ही वीरों की भूमि रही है तरह से, और आप नागौर से ताल्लुक रखते हैं, तो सर नागौर में भी मतलब अमर सिंह जी की जो वीरता है इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। अमर सिंह राठौड़ जो नागौर के राउत है वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, और वीरता और उनकी जो कटारी है, दो चीजें उनकी फेमस थी। और उनकी जो कटारी, एक बार कहते हैं कि अमर सिंह जब मुगलों के दरबार में जाते हैं तो एक सल्लावत खां करके कोई वहां पे होता है। हाँ। वो अमर सिंह जी को गंवार बोल देता है, और कहते हैं कि वो गंवार का ग बोलता है उससे पहले अमर सिंह जी उसका जो गर्दन है वो काट देते हैं। गंवार में वार बोल ही नहीं पाता है, खाली ग ही बोलता है। इन मुक्ते गग्गो कयो उणकर ले कटार वार कहे पायो नहीं जमदड़ हो गई पार। मतलब वार कहने से पहले उसकी जो जमदड़ जो तलवार कटार थी वो उनके गले के पार कर दी उन्होंने। वो अमर सिंह जी बड़े योद्धा थे। तो मेरे 10वीं या 11वीं पीढ़ी में कवि हुए सुंदरदास जी चरण जो मेरे पूर्वज थे, वो उन अमर सिंह जी के अंगरक्षक थे। अच्छा। और अंगरक्षक के साथ वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी थे। तो उन्होंने अमर सिंह जी की वीरता से प्रसन्न होकर एक बार उन पर एक कविता लिखा। उन्होंने लिखा कि सिंध कर्नाटक रूस रोम सोम वलख बीच ऐसे बीच रानी कानी कानी घबरानी है,
और दूजा गजे से जीत जाहिर विदेश देश, चहूं कानी छानी नहीं हर्ज हिंद वाणी है, और पात शाही कहाँ क्या उठा पथाप, तेरे हाथ ऐसे सरसाप ये तो फतेह सरसाणी है, और कहे कवि सुंदरदास राव अमरेश आज, ऐसे अदुल्य हूं तो दिल्ली दहलानी है। वाह अमर सिंह, तू कितना गजब आदमी, तूने पूरी दिल्ली को दहला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अमर सिंह जी और सुंदरदास जी का जब मैंने ये वृतांत पढ़ा, और मैं उनका वंशज हूँ और नागौर से हूँ, बिल्कुल। और तो फिर मेरा भी मानस बना के मैं उन पे अमर सिंह जी पे और उस मतीरे की उन्होंने अमर सिंह जी के और बीकानेर राज्य के बीच में, नागौर और बीकानेर के बीच एक युद्ध हुआ था, मतीरेरी राड। अच्छा। मतलब ये कोई बेल थी मतीरे की। हाँ। नागौर में मतीरा उगा। अच्छा। बेल बॉर्डर के उस पर बीकानेर चली उधर चला गया और मतीरा उधर लग गया। बहुत रोचक। अब वो दोनों राज्यों में आपस में लड़ाई हो गई। हाँ। तो लड़ाई हुई तो पहले गांव के किसान लड़े, फिर आसपास के ठाकुर लड़े। हाँ। ऐसे बात दरबारों तक चली गई, तो दरबार और सेनाएं आ गई। बोले मतीरा इनका है, वो हक के लिए अपने यहाँ पे वो लड़ाइयाँ चलती थी कि आ जमी आपनी आपा इणरा धनी, खोस न लेवे कोई इणरी सुई बराबर अणी। ये अपनी धरती, इसकी सुई की नोक के बराबर कोई अणी नहीं लेना चाहिए। तो वो तो मतीरा है, दे कैसे दे मतीरा उनको। हाँ, तो वो आपस में लड़े। तो मैंने उस मतीरे को, उसका मानवीकरण करके एक राजस्थानी में कविता लिखी। बिल्कुल। वो मेरी जो बुक आपने अभी बताया बीत भरोसे, उसमें भी है। अच्छा। वो मैं आपको सुनाता हूँ कि नागौर और बीकानेर सिवाड़े एक मतीरे ताही जूंजता जोधार, आपस में एक दूजे ने यहाँ बोटे हा जाने मतीरो बोटे, पण कलेरी मूળ भी मतीरे पहली बार देख्यो हो एड़ो भयंकर सम्रांगण, रगत सु राती धरती देकर भी पाक्योड़े मतीरे रो रातांस फीको पड़ गयो, युद्ध में घोड़ारी टापा सु गुड़क तो वो मतीरो जा ये भिड़ियो एक कट्योड़े नर मुंड सु, और देख भी मुंड ने मतीरो पसीज गयो और बोलियो कि जे मने हूँ तो ठा मारे जेड़े तुच्छ सारू कट जाओ थे इता मुंड, तो मैं उगतो ही कोनी सुतो ही रेवतो मां धरती रे खोले में, अर निर्बीज भूमि कब हूं न होई इन सुप्ति ने कर दे तो कूड़ी। आ सुनर वो कट्योड़ो मुंड हंस्यो और बोलियो कि थने कुण कियो मैं कटिया हाँ थारे ताई और मर गया मतीरिया माथे, मैं कटिया हाँ मारे किसानारी आन और स्वाभिमान सारू और वसुधा रोक सके उगणे थारे जड़ा कमला काकड़िया और मतीरिया ने रह सके बंजर उबे सावण, पण आ राजस्थानी धरती जगत में सिरमोर है सुरारी खेती सारू, अठे कदी नहीं पड़ियो सुरारो काल, सदैव रियो है अठे जोदानारो जमानो, रे मतीरिया रूलसी लाखों तिरिया अनुगमन कर पतियां हूसी सतियां राखसी रजवटरी रीत गाइजसी गीत, रजपुती शान में लोकरी जबान में डिंगल रे बंधा में और चारण रे छंदा में, आ धूसते घोड़ा रे खुरासू हूं सके थारी बेलरो समूल नाश, गम सके थारो बीज पड़ सके ई धरती माते काल था मतीरिया रो, पण आज इन ठोड़ आ धरती सींची जी है रगत सू और पायो है सुरापणे रो पोषण, ई पोषण रे पाणी ज भारत माता मोदी जे खुद रे मोबी सूत राजस्थान माते। तो राजस्थान वीरानी धरती है, इन माते जो पूरा भारत देश है वो गर्व करे। तो यहाँ पर अमर सिंह जी की मतीरी राड लड़ी थी, उन माते एड हमारा कविता रे माध्यम हमारा विचार आप सामने रखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतीरा खुद मतलब कह रहा है कि भाई मैं यदि ऐसा पता होता कि मेरे लिए इतने सिर कट जाएंगे तो मैं उगता ही नहीं। और वो कटा हुआ मुंड कह रहा है कि तुझे किसने कहा कि हम तेरे लिए लड़ रहे हैं, हम तो स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, ये स्वाभिमान की धरती है। कोई भी कविता लिखने का सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए क्या होता है? कविता लिखने का कोई ऐसे निश्चित निर्धारित समय तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं मगरेरा मोरिया तालर चूर्ण करंत रुत आया बोला नहीं तो हियो फूट मरंत। तो जिस प्रकार मोर होता है तो वो ऋतु आने पर बोलता है, यदि वो ऋतु आने पर नहीं बोलेगा तो वो उसका हृदय फूट के वो मर जाएगा। वैसे ही कवियों के साथ है कि जिस समय जो पंक्ति उसको भाव या किसी करुण दृश्य को यदि उसने देख लिया या उसने किसी ऐसे विभत्स नजारे को देख लिया या इसके मन में कोई श्रृंगार की भावना पैदा हो गई तो उसको उसी समय लिखना ही, और उसमें उसी समय विचार आएगा। अब यदि उसने उस विचार को लिखना शुरू कर दिया, उसने एक बार नोटपैड पे, मोबाइल के नोटपैड में कहीं पे भी उतार दिया तो वहां से वो कविता बन सकती है। पर यदि उसने उसको छोड़ दिया तो फिर वो कविता चली गई उस विचार के साथ ही, तो उसका फिक्स समय नहीं। जैसे अभी मैंने जो राजस्थानी भाषा वाली कविता सुनाई आपको, तो वो कविता 2023 में जनवरी या फरवरी का महीना था और मैं जालोर गेट पे नरसिंहगढ़ जगह वहां मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। वहां से मैं घर जा रहा था तो दोपहर के 2:30-3 बजे का समय था और मुझे एग्जैक्ट याद है कि कबूतरों के चौक में
दीवाल मेडिकल के आसपास मैं चल रहा था। हाँ हाँ उस समय मेरे मन में ऐसे ही वो राजस्थानी युवा समिति की उस समय कोई प्रयास कर रही थी भाषा की मान्यता के लिए। हाँ हाँ तो वो दिमाग में चल रहा था और डॉक्टर शक्तिदान जी कविया की राजस्थानी भाषा है कविता मेरे दिमाग में चल रही थी। उसी समय मेरे ये मस्तिष्क में नई पंक्ति उमड़ी कि जिनरा कंठ सदा मूसिया सरकारा देवे झांसा है, संवैधानिक दर्जो तरस रही राजस्थानी भाषा है। निर्धारित समय का तो कुछ नहीं है। एक बार की बात है, अभी मेरी पोस्टिंग बालोतरा है, तो मैं बालोतरा में मेरे मित्र है भंवर सिंह जी, जो मेरे रूम के सामने उनका रूम है रोड के उस पार। तो मैं उनके रूम से उतर के चाय पी के निकल रहा था, तो वहाँ एक कसाई की दुकान है। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह एक कसाई एक दो कुत्तियां जो कुत्ते आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को मार रहे थे, तो वो लकड़ी लेके आया और उसको छुड़ा रहा था। तो मैंने सोचा एक कसाई इसको यहाँ क्या संवेदनाएं दिखा रहा है। तो वहीं से मेरे मन में कविता निकली कि बूचड़ खाने आगे, जो मेरी इस भीत भरोसे किताब में भी मैंने लिखी है। कविता का शीर्षक है डाकी कुण, कि डाकी कौन है। बूचड़ खाने आगे कसाई ज्यों ही फेंकिया मांस और हाडकारा अवशेष, सामी बैठी एक बीमार और कमजोर डीलरी कुतड़ी, आय ने खावन लागी वह गंदगी। इतेक में आए गया गठिले डीलरा सात आठ गिंडक और दाबली कुतड़ी में। इतेक में मैं उसू नहाड़ तो आयो कसाई, ले ने लठ कुतड़ी ने छोड़ाई और भागियो गिंडका रे लारे। किणी पूछियो कसाई सू कई बात हुई, क्यों कुटो हो कुत्ता। झट सू बोलियो कसाई, अरे ए डीलरा डाकी गिंडक हमार मार देता बापड़ी कुतड़ी ने। सुनर वो मिनक मन ही मन सोचन लाग्यो कि डाकी कौन है। उस कसाई ने कुत्तों को डाकी बोला कि हमार मार देता है गिंडक बापड़ी कुतड़ी ने। बिल्कुल। तो सोचता है कि डाकी कौन है। तो ये सुबह सुबह चाय के समय 7 साढ़े 7 बजे ये विचार हो गया, कभी दोपहर को हो गया। तो इसका कुछ फिक्स समय तो मैं नहीं कह सकता है। राजस्थानी भाषा का कोई ऐसा शब्द सर, बहुत सारे शब्द होंगे, अपनी मातृभाषा है जिसको आपने इतना बोला है, लेकिन कोई एक ऐसा शब्द जो आपको सबसे ज्यादा सुकून देता हो सुनने में? सुनने में सुकून देने वाला एक शब्द यदि मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो अपन किसी से पूछते हैं कि किकर होसा। जैसे हिंदी में अपन किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप नॉर्मली कह देंगे कि मैं ठीक हूँ, या इंग्लिश में आप पूछोगे वो कह देगा आई एम फाइन। पर राजस्थानी में जैसे ही आप पूछेंगे किकर होसा, तो एक साथ में इस्माइल ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। और सामने वाला ये भी नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, बस बैठा आपके राज में आपके शरीर में बैठा। सर, और एक मेरा भी ये तकिया कलाम ही हो चुका है कि मैं भी जब ऑफिस में जाता हूँ, अच्छा, तो मैं पूछता हूँ सर कई हाल है सर। कई हाल है सर। जब कोई मिलते मैं वही बोलता हूँ कई हाल हूँ सर, बस यही। सामने आपने राज में बैठा, आपने राज में सुख ही सुख है, तो ये सुन के एकदम आनंद आता है हमारा राज है कि नहीं है। नागौर की कोई ऐसी चीज आपको हमेशा याद आती हो? नागौर, एक तो नागौर जो है वो राजस्थान का हृदय है। नागौर राजस्थान एकदम बीचों बीच में है। बिल्कुल। दूसरा, नागौर जो है वो वीरों की, जैसे मैंने अभी अमर सिंह जी वाली आपको बताई बात, तो वीरों के अलावा नागौर संतों की और सतियों की, सूरमाओं की धरती नागौर रहा है। यहाँ पे मेरा जो गांव है जोरडा, वो हरिराम बाबा हमारे प्रसिद्ध लोक देवता हुए पूरे राजस्थान के, जो हमारे जोरडा से संबंधित रहे हैं। और तेजाजी महाराज जो नागौर में हुए, डॉक्टर गजादान जी चारण लिखते हैं कि हे जठे अनूठा छंद जंग में लड़े कबंद शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही, रुतबे के शिखर ने अंबर से बात करी, साख की जड़ें पताड़ पांव ते पगी रही, और आन पे जिए है सदा बान पे मरे मिटे है, कान काये दे की रीत नीत तो बनी रही, राजस्थानी बानी कान सानी है, जहां में कोई सांप के समक्ष जीभ डंक झेलने गई। तो वो जो सांप के समक्ष जीभ डंक झेलने गई थी, जिस पर सारे लोग गर्व करते हैं, वो जीभ हमारे नागौर वाली थी। तेजाजी ने कहा कि हे वासक नाग, यदि तुझे किसी ने वचन दिए हैं तो वो मेरी इस जीभ ने दिए हैं, और मेरे शरीर पर यदि कोई ऐसा अंग नहीं है जिस पे घाव नहीं है, तो वो मेरी ये जीभ है। तो जब मैं ये नागौर के लोगों के जो हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं, उन पर मुझे बड़ा गर्व होता है। राजस्थान में हमारे कर्माबाई हुए नागौर में, जिन्होंने भगवान कृष्ण को खींचड़े का भोग लगाया, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो हमारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो नागौर अपने आप में हम मेरे लिए गर्व का विषय है। हालांकि मैं वहाँ ज्यादा रहा नहीं हूँ, तो फिर भी जो जड़ें हैं वो वहाँ से जुड़ी हुई है, तो गर्व होना स्वाभाविक है। हाँ सर, अगर आपको मौका मिले किसी एक कवि के साथ मतलब समय बिताने का, तो प्राथमिकता किस कवि को आप रखेंगे? वर्तमान में तो ऐसे तो खूब ही कवि हैं, पसंदीदा कवि अलग अलग है। वर्तमान में तो किसी भी कवि से वैसे मिलना इतना दुष्कर कार्य है नहीं, अपन किसी से भी जाके मिल सकते हैं। पर यदि पूरे कालखंड की बात की जाए तो
बूंदी के हरियाणा गांव के प्रसिद्ध महाकवि जिन्हें वीर रसावतार कहा जाता है, कवि सूर्यमल मिश्रण, अच्छा, उनसे मैं मिलना चाहूंगा। यदि ऐसी कोई जैसे आजकल अपन साई-फाई फिल्म आती है और ऐसे टाइम मशीन वगैरह बन जाए, हाँ। तो मैं एक बार सूर्यमल जी उनसे के मिलना पास मतलब चला जाऊंगा। इच्छा है मतलब। सूर्यमल जी मिश्रण बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, हाँ। बहुत ही मस्त मौला मिजाज के धनी थे, जो मतलब स्वतंत्र विचारों के थे। दरबार में जाओ चाहे आओ, वो बस खुद के मस्ती में हंसती रहने वाले व्यक्ति थे। और उनका जो सभी रसों पे उनकी पकड़ थी। कहते हैं कि वो जब कविता बोलते थे तो वो खुद नहीं लिखते थे, वो बस लगातार अलग अलग विचारों में, अलग अलग रसों में लगातार बोलते थे। और उनको जो आजकल जो ये स्टेनोग्राफर आशुलिपिक होते हैं, वैसे उनके पास लिपिक लगाए हुए होते थे 6-6। अच्छा, वो लिपिक सारे नोट करते थे फटाफट। अच्छा। तो इस तरह के कवि थे। हाँ। बूंदी के राजा हुए थे बुद्ध सिंह, और बुद्ध सिंह और एक और सालम सिंह थे। उन दोनों में आपसी उसको गद्दी को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें जयपुर के कच्छावाओं ने उस सालम सिंह की सहायता की थी। हाँ। तो दोनों के बीच एक बार युद्ध हुआ। विक्रम संवत 1787 में शायद युद्ध हुआ था। वैशाख की अमावस्या का दिन था, 11 घड़ी का लगभग दिन बढ़ चुका था, मतलब 10:30-11 बजे थे सुबह के। हाँ। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी है और वो भयंकर नजारा होने वाला था। अब महाकवि सूर्यमल जी को कहा गया कि आपको इस युद्ध का वर्णन करना है। सूर्यमल जी हाथी के ओहदे में बैठ गए और वो युद्ध के मैदान में बीचों बीच घूमने लगे। सजीव वर्णन होगा, आज लाइव टेलीकास्ट है। अच्छा, अच्छा। जैसे ही दोनों ओर की सेनाएं आपस में एक जो दुदुम्बी बजती है, उसकी आवाज के साथ एक दूसरे को काटने के लिए शुरू हो जाती है, वैसे ही सूर्यमल जी की मिश्रण की जो कलम थी वो शब्दों को काटना शुरू कर दिए कि दुबसेन उदग्गन खग्ग सुमग्गन अग्ग तुरग्गन बग्ग लही। तो दोनों ओर की सेनाएं उदग्ग हो चुकी है, खग्ग जो तलवारें आपस सुमग्न होने लगी है, और तुरंग जो है वो घोड़ों की बग्गियां और भागने लगी है, और वो पूरा वर्णन शुरू करते हैं। और शानदार मतलब वो छंद पढ़ते हैं तो एकदम नाद सौंदर्य ऐसा भयंकर बन पड़ता है। दुबसेन उदग्गन खग्ग सुमग्गन अग्ग तुरग्गन बग्ग लही मचि रंग उतंगन दंग मतंगन सज्ज रणंगन जंग जही लग कंप लजाकन भीरु भजाकन बाक कजाकन हाक बड़ी जिह मेह ससंबर यों लगी अंबर चंड अडंबर केहु चढ़ी। फहरक की निशान दिशान बड़े बहरक की निशान उड़े बिथरे रसना अहिनायक की निकसे की पराजल होरी की प्रसरे गज घंट ठनंकन भैर भनंकन रंग रनंकन कोच करी पखरान झनंकी बान सनंकी चाप तनंकी ताप करी। धम चक्कर चक्कन लाग लचक्कन कोल मचक्कन तोल कड्यो पखरालन भार खुबी खुरतालन व्याल कपालन साल बड्यो डगमग सिलोची संग डुले झगमग कुपानन अग झरी बज खल तबलन हल उझलन भूमि हमलन भूमि भरी। ये इस तरह की जो कविता है, जो नाद सौंदर्य है, तो ओज की जो धारा प्रवाह ओज है, जो आपने ये राजस्थान के संदर्भ में छंद सुना होगा कि दोहा कि इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, वो महाकवि सूर्यमल जी मिश्रण का लिखा हुआ है। और ये उनकी बानी थी। तो कभी ऐसा मौका मिल जाए कि मैं इतिहास के किसी कवि से मिल सकूं, तो मैं बेशक सूर्यमल जी मिश्रण से मिलूंगा। हाजिर जवाबी जो होती है वो सूर्यमल जी में कूट कूट के भरी थी। सूर्यमल जी का जो बूंदी में गांव था उसका नाम था हरियाणा। एक बार सूर्यमल जी दरबार में जा रहे थे और संयोग से सामने दरबार स्वयं बाहर आ रहे थे, वो शिकार पे जा रहे थे। सूर्यमल जी ने पूछा दरबार से कि किधर चले महाराज? बोले कि हरियाणा मारवा जावा, मतलब हिरण का शिकार करने जा रहे हैं। और हरियाणा उनके गांव का नाम, तो उन्होंने द्विअर्थी बोला कि हरियाणा मारवा जाऊं, मतलब इसका अर्थ ये भी हो गया हरियाणा यानी हरियाणा गांव को लोग जा रहे हैं। तो सूर्यमल जी हाजिर जवाबी थे। उन्होंने कहा हरियाणा को कहीं मारो, मारो जन सांबर मारो। सांबर जयपुर में बिल्कुल बिल्कुल। तो मारना है तो सांबर को, जयपुर को मारो, हरियाणा को क्या मारना। और दूसरा सांबर एक जानवर भी होता है, बिल्कुल सांबर। तो वो दो वापस हाजिर जवाबी सेम टू सेम जो उदाहरण से उन्होंने व्याख्या कर दी हाजिर जवाबी में। तो वो इस तरह के बहुत ही मनमोजी और मिजाजी व्यक्ति के धनी थे। तो कभी मौका मिले तो मैं जरूर सूर्यमल जी से मिलना चाहूंगा जी। नए जो लिखने वाले युवक हैं उनको, उनके लिए कुछ, हालांकि मैं तो खुद ही नया लिखने वाला हूँ, तो मैं, फिर भी आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको पुरस्कार मिल चुका है, रचनाएं, पुस्तक आ चुकी है, तो अब आप दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, तो उनके लिए आपके क्या दो शब्द हैं? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो आपको छंद से भागना नहीं चाहिए। यदि आप मुक्त छंद, एक आजकल ऐसा नैरेटिव सेट हो गया कि कविता जो है नई वाली हिंदी या आधुनिक कविता, उसके नाम पे आप केवल मुक्त छंद कविताओं को थोप रहे हैं।
और यदि कोई छंद लिखता है तो आप उसका खंडन कर देते हैं कि ये कोई कविता है ही नहीं और छंदों में भाव नहीं होते और इस तरह की टीका टिप्पणियां कर देते हैं। और यदि छंद में भाव नहीं होते तो वाल्मीकि रामायण पूरी छंदबद्ध है, बिल्कुल, और उससे यदि भावपूर्ण कविता मैंने तो नहीं देखा कि कुछ हो सकती है। तो छंद में भाव नहीं हो सकता और इस तरह की टिप्पणियां करके हम खुद को डिफेंड करें, इससे अच्छा है कि आपको छंदों को पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। फिर भले ही आप छंद न लिख सको पर आप एक अतुकंत या मुक्त छंद कविता में भी आप एक लय में उस पैटर्न में लिखना सीख जाएंगे। गेयता होनी चाहिए। तो कविता का अर्थ यही है कि कविता सा कंठा गता, संस्कृत की सूक्ति है। कविता वो है जो आप मंच पे जाके सुनाई और पाठ श्रोता जो है उसके कंठों में वो कविता की कुछ पंक्तियां तो एटलीस्ट उतर ही जाए ताकि वो गुनगुनाता जाए और कभी यूट्यूब पे या कहीं सुने कि मैंने वहां पे ये कविता सुन के आया था। तो कविता सा कंठा गता जो सूक्ति है, तो आपको अब वर्तमान में ये हो रहा है कि मुक्त छंद के नाम पर कवि सम्मेलन होता है, कवि आते हैं मंच पर चढ़ते हैं, फिर अपनी डायरी या बुक लेके आते हैं, फिर उससे देख देख के पढ़ते हैं। अब वो श्रोता उसमें बोर हो जाते हैं। श्रोता जब कवि को खुद की रचना याद नहीं है तो श्रोता के कविता सा कंठागता कहाँ से होगी? कविता कंठागत तो श्रोता कवि के खुद की ही नहीं हो रही, तो श्रोता के कंठों में कविता जानने का तो सवाल ही नहीं है। तो आपको छंदों को पढ़ना चाहिए, छंदों से कुछ सीखना चाहिए और कविता में लय और गेयता होनी अनिवार्य होनी चाहिए। कविता का अर्थ यही है कि जो उसमें गेयता तो होनी चाहिए। बाकी गद्य कविता आप कह के आप नया चीज ला सकते हैं, पर मेरे हिसाब से लेकिन थोड़ा आंतरिक लय तो होता ही है सर कविता में। अगर आंतरिक लय होना जरूरी है, उसके बिना फिर आप मंची कविताओं में वर्तमान में अब तक मंची कविताओं में गेयता है। मंची कवि अब भी वो तुकबंदी और मुक्तक और उस तरह से चल रहे हैं। उर्दू में जो गजलें हैं, मुशायरे, शेरो शायरी, उसमें सारे में गेयता होती है। पर हिंदी में और जो राजस्थानी में जो कुछ जो मुक्त छंद कविताएं आई उनमें गेयता नहीं है, जिस वजह से श्रोता कवि सम्मेलन में 2 घंटे बैठ नहीं सकता। राजस्थान सब सुनते ही सबसे पहला तस्वीर आपके दिमाग में क्या आता है? आंगन ये रजथान रे, 2 बातां कलदार, अड़गोजा खेता बजे, रण खेता तलवार। मतलब शूरवीरता और साहित्य संस्कृति। अड़गोजा जो इस दोहे में आया वो साहित्य और संस्कृति के लिए, कला के लिए आया है, और तलवार जो है वो वीरता के लिए आया है। तो राजस्थान शब्द सुनते ही ये 2 चीजें, एक तो वीरता और दूसरा साहित्य संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं, ये 2 चीजें मेरे मस्तिष्क में पहले उठती है। बिल्कुल सर। जी सर। और हर किसी के उठती है, हर किसी के उठती है कह सकते हैं सर। एक तो होता है ओजरस और उसमें भी एक जो डिंगल जो है डिंगल। राजस्थान में साहित्य के 2 शैलियां चलती है, एक डिंगल शैली और पिंगल शैली। पश्चिमी राजस्थान की जो जिसमें खासकर चारणी साहित्य है वो सारा डिंगल शैली में है, और जो पूर्वी राजस्थान में है वो है पिंगल शैली में। पिंगल जो है वो श्रृंगार रस की और थोड़ी कोमल भाषा है, हालांकि उसमें भी वीर रस लिखा गया पर फिर भी वो श्रृंगार रस की और कोमल भाषा मानते हैं उसको। और डिंगल है वो एकदम परुष वर्णी और जोशीली और नाद वाली, जिसमें मतलब शब्दों में भारीपन है। वो डिंगल जो है राजस्थानी दोनों, पर लिखने का शैली और भाषा का जो शिल्प है वो अलग है दोनों तरह का। कहते हैं कि जब डिंगल की डंकार बजती है तो पिंगल की पैजनिया चुप हो जाती है। मतलब डिंगल तो डंकार वाली भाषा है, पिंगल पैजनिया वाली मतलब मधुर ध्वनि वाली भाषा है। हमारे प्रसिद्ध कवि हुए एक डूंगरदान जी आशिया बड़ऊ, उनसे किसी ने पूछा कि भाई डिंगल और पिंगल में फर्क क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऋतु पावस कौन सुनद्दर की धुनि में छिपी दद्दर की दुनिया। मतलब 4 पंक्तियां लिखी, उन 4 पंक्तियों के पहले 4 चरण है वो तो है डिंगल में, और बाद वाले 4 चरण उन्होंने पिंगल में। हर पंक्ति के दो भाषा शैली में लिखी उन्होंने। ऋतु पावस कौन सुनद्दर की धुनि में छिपी दद्दर की दुनिया, रण भैरी मृदंग नगारन न नाद न झांझरी झंझनिया, कह डूंगर योंगज घंट ठनंकन कौन सुने अजी टुनटुनिया, जहाँ डिंगल को डमरू डहके तहाँ फीकी है पिंगल पैजनिया। तो वो इस तरह से बता रहे हैं कि डिंगल और पिंगल में क्या फर्क है। डिंगल खासकर चारण जाति के जो कवि थे उन्होंने लिखा, हालांकि चारणी साहित्य जिसे हम सम्मिलित रूप से कहते हैं उसमें जो राजपूत राजा वगैरह भी कई कवि हुए। महाराणा राजा मान सिंह जी प्रसिद्ध कवि थे, जसवंत सिंह जी कवि थे, बीकानेर के पृथ्वीराज जो प्रसिद्ध डिंगल कवि हुए जिन्हें डिंगल का हेरोस कहते हैं, और खूब राजपूत राजा भी कवि थे, आमजन कवि थे, और राव, मोतीसर, भाट और विभिन्न जातियों के कवि जो पश्चिमी राजस्थान में उन्होंने लिखा वो डिंगल शैली कहलाया। डिंगल में खुद का एक छंद शास्त्र है, जैसे संस्कृत का जो छंद शास्त्र है वो हिंदी में भी चलता है, वो राजस्थानी में भी चलता है। जैसे संस्कृत में भुजंग प्रयातम छंद है, तो राजस्थानी में भी है भुजंग प्रयात, या उसको भुजंगी बोल देते हैं राजस्थान में, वो उसमें हिंदी में भी है। पर डिंगल में गीत नाम से एक अलग छंद शैली है, जिसमें 84 से 120 प्रकार के छंदों के प्रकार है। जैसे त्रिकुट बंद है, रेण की है, ये डिंगल के
क्लिष्टतम गीत है। हाँ। कहने को गीत है पर इनको गाया नहीं जाता, इनको प्रपाठ किया जाता है। मैंने अभी एक छंद लिखा था, रैन की जो छंद है वो मैंने लिखा था, उसमें 18 और 14 पे यति होती है। हाँ। वो मैं थोड़ा सा वो आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल। शुरुआत में उसमें दोहे लिखे मैंने कि प्रकृति वर्णन का छंद है कि जिस दिन बारिश होती है, चारों ओर आकाश में बिजलियां चमक रही होती है और जोरदार घनों का नाद होता है, उस समय नजारा कैसा होता है कि नाद हुए घन नभ में गजब होत अति गाज, उमटी है उत्तराद में अजब कड़ायण आज, घूमर बादल घालरिया चपल बजावत चंग, और पूर्ण थालरी ताल पर अवनी थिरकत अंग, तो अवनी थिरकत अंग पर नभ मन उपजे नेह, और प्रेम जतावण ओ करे घोड़ा जिम घण में। जैसे नायिका पर नायक घोड़ करता है रुपए अंवार के, वैसे वो धरती नाच रही है और आकाश पानी अंवार के उसको घोड़ कर रहा है। चंद जात रहन की कि सन सनन सनन समीरा घण बाजत खड़ड़ खड़ड़ पतियां खड़के, नजारा उस दिन का। बिल्कुल कि सन सनन सनन समीरा घण बाजत खड़ड़ खड़ड़ पतियां खड़के, हड़ हड़ड़ हड़ड़ हड़ तड़कत बिजुली कड़ड़ कड़ड़ चढ़ती कड़के, थर थरर थरर कर धरनब थिरकत पड़कत आब छटा हरणी, गर गरज गरज बरसत घन इंदर मदर मदर मुड़के धरणी, गर गरज गरज बरसत घन इंदर मदर मदर मुड़के धरणी। इस तरह से मैंने एक रैन की छंद में प्रकृति वर्णन लिखा था। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार, और आपके कविवाणी मंच से जो जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देखेंगे, हाँ सर, उन सभी को मेरी ओर से राजस्थान दिवस की नमस्कार और राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि मई या जून महीने में अपने राजस्थान में भी जनगणना है वो शुरू होने जा रही है। तो राजस्थान वासियों से सादर अनुरोध है कि जब भी जनगणना वाले कर्मचारी आपके घर आएँ, आपका दरवाजा खटखटाएं और वो आपके सामने प्रपत्र रखें, तो उसमें मातृभाषा के कॉलम में आप अनिवार्यतः अपनी भाषा राजस्थानी ही लिखवाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकार के पास आंकड़ा जाए कि राजस्थानी बोलने वाले जिनकी मातृभाषा राजस्थानी है वो इतने लोग हैं। तो ये मुहिम मैं चाहूंगा कि आप भी अपने मंच के माध्यम से आगे बढ़ाएं। हमारे दर्शक आप तक आपकी बात पहुंच चुकी है सर। धन्यवाद है आपको, आपके दर्शकों को। ठीक है, धन्यवाद।